तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 2025। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये तो आपका देखो, ये तो सिलेबस वेबसाइट में, काउंसिल के वेबसाइट में अवेलेबल है। ठीक है। तो सिलेबस में तो सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है। बट ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं उसी सिलेबस, एनसीईआरटी और आपके जो रिसेंट पास्ट में जो पेपर्स आए हैं उनके एनालिसिस के बेसिस पे जो टॉपिक्स मैंने छाटा है वो इस लिस्ट में है। तो आपको क्या करना है, ये लिस्ट जो है ये मेरे ऐप में, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप ये लिस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। और ये लिस्ट जो मैंने बनाया है, ये देखो, इसे इस तरह से बनाया है कि यहाँ पे कुछ ऐसे बॉक्स बॉक्स मैंने बनाया है। ठीक है। अब ये बॉक्स बॉक्स किस लिए है कि जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया ना, वो आप यहाँ पे टिक मार देना। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब फर्स्ट चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो यहाँ पे देखो ये चीजें इग्नोर करना ही नहीं है, मतलब जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जैसे क्वांटाइजेशन हो गया। ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ आपको पढ़ना है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको देखना है अच्छी तरह से। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो प्रॉपर्टी पढ़ोगे, तब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इसी के साथ साथ पढ़ लो। मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज आर एक जैसी है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से अवे जाता है, वहां पे नॉर्थ पोल से अवे जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो ये सारे जो कॉमन टॉपिक्स है, एक तरह से पढ़ लेने से आपका टाइम सेव होगा। तो जैसे यहाँ पे टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब ये जो टॉर्क और फोर्स है, ये डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो दोनों टॉपिक को कंबाइन करके पढ़ने से अच्छा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको मिलता है टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, है कि नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड में मिलता है टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है। तो ये चीजें रिलेट करके पढ़ोगे तो टाइम सेव होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सेम रिजल्ट आपको मिलता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो एक पढ़ोगे दोनों हो जाएगा। ठीक है। गॉस थ्योरम एंड विद एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम में गॉस थ्योरम का प्रूफ पढ़ना है, और उसका एप्लीकेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लाइन चार्ज, प्लेन शीट, स्फेरिकल शेल। ठीक है। वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ कूलम फोर्स। अब ये चीज आपको पढ़ना कुछ नहीं है, बस आपको ये पता हो कि कंजर्वेटिव नेचर होने से क्या क्या होता है। ठीक है। मतलब एक बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि जैसे सपोज कर लो कि ए और बी दो पॉइंट है, और ए से बी लेके गए एक चार्ज को, वर्क डन हो गया 2 मिली जूल। तो इसी चार्ज को अगर मैं इस पाथ में लेके गया, तो व्हाट इज द वर्क डन। अब यार, वर्क डन, अगर कूलम फोर्स काम कर रहा है तो कूलम फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो इस पाथ में ले जाओ, इस पाथ में ले जाओ, किसी भी पाथ में ले जाओ, अगर किसी एक पाथ में वर्क डन 2 मिली जूल है, तो हर पाथ में इट विल बी 2 मिली जूल, प्रोवाइडेड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर क्या, सेम, है ना। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एज अ जनरल पॉइंट। ठीक है। फिर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स, इसमें डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स रिसेंट पास में नहीं आया है, तो इसके आने का चांस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। तो इसका डेरिवेशन, कैपेसिटर सर्किट्स, न्यूमेरिकल्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एस होना चाहिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी। ये आपका कैपेसिटर के लिए जो U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये डेरिवेशन, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अब यार डेरिवेशन प्रैक्टिस तो करते हो, मगर चीजों को समझ के भी करना है। क्यों, जैसे अब यहाँ पे एनर्जी का एक्सप्रेशन, एक ये भी एक्सप्रेशन है, U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमको क्या सिखाता है, सिखाता है कि जैसे अगर एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी का पोटेंशियल V है, तो इसने क्यू चार्ज सप्लाई किया, तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय बैटरी है वो तो क्यू वी हो गया। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो हाफ क्यू वी हो गया। सो दैट मीन्स जो बैटरी जो काम कर रहा है ना, उसका हाफ ही कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है एज एनर्जी, द रेस्ट हाफ इज लॉस एज हीट। ठीक है। तो कैपेसिटर का अगर पूछते हैं कैपेसिटर का मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी उसका 50% होता है। किसी भी कैपेसिटर का एफिशिएंसी 50% से ज्यादा नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछ सकते हैं।
ठीक है। करंट एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब बोलोगे यार ये क्या इसमें पढ़ने वाली क्या चीज है, ये तो स्कूल में भी पढ़ा है कि आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। बट आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी जो रिलेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है। तो करंट का बेसिक डेफिनेशन है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन है, तो इसके ऊपर मतलब डेरिवेशन थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। मोबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब बार बार पूछ चुके हैं, छोटा टॉपिक। डिफाइन मोबिलिटी, मोबिलिटी का यूनिट क्या है। ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म मतलब v इज इक्वल टू आर आई हो गया, और वेक्टर फॉर्म हो गया e इज इक्वल टू रो जे। जे क्या हो गया, जे क्या है मैं नहीं बता रहा हूँ, आप अगर आप वीडियो देख रहे हो वहां पे तो जे कमेंट में बताना जे क्या है। ठीक है। रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ये देखो, कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल, रेजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल, और सेल सीरीज एंड पैरेलल, ये तीनों प्रैक्टिस कर लेना। मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, मतलब सर्किट वाले क्वेश्चन तो आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, ईएमएफ कब मैक्सिमम होता है, ठीक है, करंट कब मैक्सिमम होता है। ठीक है। फिर किरचॉफ लॉ, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल। तो किरचॉफ लॉ कौन कौन से हैं, कौन से कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन कौन सा लॉ फॉलो करता है, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन कौन सा लॉ फॉलो करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज तो ऑब्वियसली अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि ये तो आपका प्रैक्टिकल्स में भी है कि नहीं। तो प्रैक्टिकल्स में भी, वाइवा में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, बायर सेवर्स लॉ का यूज इन करंट लूप। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे जो सिलेबस है उसमें भी ये चीज दिया हुआ है कि बायर सेवर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग लूप बोला है। यहाँ पे स्ट्रेट वायर वाला डेरिवेशन नहीं करने से भी होगा, सिर्फ करंट लूप बोला है। स्ट्रेट वायर का कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है। तो अब एम्पियर्स लॉ से दो एप्लीकेशन है, एक स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, एक और गया सॉलिनॉइड। फिर मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, मतलब अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो जो नेट फोर्स लगाएंगे दोनों फील्ड मिलाकर, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स क्यों वर्क नहीं करता है, काइनेटिक एनर्जी को क्यों चेंज नहीं करता है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, एंड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। 5 मार्क्स के लिए ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है। बट अब पहले 5 मार्क्स के लिए आया था, तो 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट करोगे, एमीट वोल्टमीटर में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे और एक चीज आप पढ़ लेना है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, क्या होता है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, मैग्नेट बार मैग्नेट एज सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो ये ऑलरेडी बोल चुका था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन एक जैसा है, तो कोई प्रैक्टिस कर लेना, दूसरा भी आ जाएगा। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, ये भी मैं बता चुका हूँ। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी पढ़ना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अब ये इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है कि क्या डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, वो मटेरियल वैसी प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, एग्जांपल्स क्या क्या है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है। ठीक है। फैराडेज लॉ, लेंस लॉ कौन सा कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर इन सॉलिनॉइड डेरिवेशन। ये तो आपका एक एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल ही है। ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स एंड सोलेनॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, रेड कलर से लिखा है, मतलब एकदम पढ़ना ही है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, ऑलमोस्ट हर साल ये आता है, एसी जनरेटर। ठीक है। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में आ गए। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्लास में कराया होगा, डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लेना। एसी थ्रू रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है। डीसी के लिए इनका वैल्यू क्या है, एसी के लिए इनका वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से ये वैल्यूज कैसे चेंज होते हैं। ठीक है। एलसीआर सर्किट, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट, वॉटलेस करंट क्या होता है, अगेन ट्रांसफॉर्मर और एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, सोर्स ऑफ ईएम वेव्स क्या है, ईएम वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज क्या है। और ये जो पार्ट है कि यार अलग अलग
स्पेक्ट्रम के अलग अलग पार्ट, उनके वेवलेंथ किस रेंज में होता है, फ्रीक्वेंसी किस रेंज में होता है, उनको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, प्रोडक्शन कैसे करते हैं, एप्लीकेशंस, उनके एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक ब्लू कलर का बॉक्स है, वो आप देख लेना, वहां पे ये सब चीजें एकदम शॉर्ट में दी हुई है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वो सारी चीजें, मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन एंड, इसमें देखो, इसमें सिर्फ डेरिवेशन ही काफी नहीं है, इसमें एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स है ना, ये एक्सरसाइज में जहाँ पे ये मिरर फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो न्यूमेरिकल देखना है, न्यूमेरिकल आ सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, डेरिवेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर का फॉर्मूला। ठीक है, लेंस कॉम्बिनेशन में उसका डेरिवेशन, प्रिज्म में ये वाला डेरिवेशन हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन एट नियर पॉइंट, फार पॉइंट। ठीक है, फार पॉइंट को इन्फिनिटी भी बोलते हैं, नियर पॉइंट को डिस्टेंस एट डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन एट नियर एंड फार पॉइंट, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसमें आपको ऑप्टिक्स में जितने भी रे डायग्राम है, सारे रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में, वे ऑप्टिक्स, इसमें आपका हाइजीन्स प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिफिकेशन ऑफ लॉज। तो हाइजीन्स प्रिंसिपल जस्ट एक बार पढ़ के देख लेना, बट वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये एकदम पढ़ना ही है। इंटरफ्रेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस क्या होता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका डेरिवेशन रिमूव कर दिया है, बट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाउ बीटा, बीटा इज फ्रिंज विद, हाउ इट इज रिलेटेड टू वेवलेंथ, ये डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, लैम्डा को चेंज करने से फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज आएगा, डी को चेंज करने से क्या आएगा। तो ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसका एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, डुअल नेचर में और कुछ पढ़े ना पढ़े, बट जितने भी ग्राफ है वो अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन, एटम्स में रदरफोर्ड, ये सब तो स्कूल में केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, बोर एटम मॉडल का डेरिवेशन देख लेना, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है, जो जो बोला है पक्का देखना है। न्यूक्लियाई में प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन, इसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो देखना काफी है। फ्यूजन और फ्यूजन को एक्सप्लेन करना ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, ये ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बाकी सारी चीजें नहीं पढ़नी है, बट इनको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, वेरियस टर्म्स इन पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसमें आपका डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, और डिप्लीशन लेयर, वो जितने डेफिनेशन एनसीईआरटी में, सिर्फ वही, बाकी कुछ नहीं। एनसीईआरटी में जितने डेरिवेशन है, डेफिनेशन है, वो पढ़ना। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डायोड, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक कर्व इलेक्ट्रॉनिक्स में, कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर बोला है तो मतलब आईवी ग्राफ बोल रहे हैं। ठीक है, फिर डायोड एज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, दोनों पढ़ लेना। इतना पढ़ लिया, ठीक है, और इतना पढ़ के अगर तुम्हारे मार्क्स 60+ नहीं आते हैं, तो मैं फिजिक्स पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना ही बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इतना पढ़ो, कॉन्फिडेंस से पढ़ो। ठीक है, मार्क्स अच्छा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये अटैचमेंट मेरे ऐप से डाउनलोड कर लेना, अगला वीडियो भी जितना जल्दी हो सके मैं अपलोड कर रहा हूँ। ओके।